सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, रशिया से मुंबई अब सीधी ट्रेन चलेगी और सिर्फ 10 दिन लगेंगे। ये डील हो चुकी है, लगभग साइन हो गया है, लेकिन इसमें भारत का रोल बाद में। ये डील रूस और ईरान की सबसे पहले है। मेरे दोस्तों, ये जोरदार तमाचा अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए है। मेरे दोस्तों, ये है वो वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शामिल थे इस डील में। दोनों के चेहरे आप खिले हुए देख रहे हैं। दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं उनके चेहरे पर दोस्ती का नया रंग आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे दोस्तों, रशिया की ईरान से जो डील है ये इतनी ख़ास है कि ये ट्रेन सिर्फ ईरान और रूस को नहीं, बल्कि ये इंडिया, ईरान, रशिया, आज़रबाईजान और दूसरे रास्ते में पड़ने वाले सभी देशों को जोड़ देगी। साथ ही इसी पटरी पर, कॉरिडोर पर, इसी पटरी पर, इसी रास्ते पर, जी हाँ, मालगाड़ी भी चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो बिजनेस है, ट्रेड है, इन तमाम देशों का आपस में बढ़ जाएगा। दोस्तों, रूस और ईरान की इस डील से आस पड़ोस के, जैसे हमारा भारत है, आज़रबाईजान है, रास्ते में पड़ने वाले सभी देशों के लिए एक बड़ा फायदा है। उधर दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जलवा दिखा दिया है। मोहम्मद बिन सलमान के दिल को अल्लाह ने ऐसा पलट दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अब अमेरिका से बेहद लग रहा है किनारा कर लिया है। बाइडन खुद, जी हाँ, बाइडन सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट यह है कि बाइडन खुद पुश कर रहे हैं इस फाइल को कि जैसे तैसे मोहम्मद बिन सलमान इस फाइल पर साइन करके इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन इस साल के अंत तक कर लें। लगातार कई कोशिश के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जितना हमें इजराइल के साथ बातचीत करनी थी हम कर चुके हैं, और ये खुद मोहम्मद बिन सलमान के जुमले हैं कि इससे ज़्यादा इजराइल से हम बात नहीं करना चाहते। इजराइल से किसी भी मुद्दे पर अब हम बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ थोड़ा बहुत दुनिया के मुसलमानों में अपनी इज्जत को खोया था, इस फैसले और इस बयान के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की इज्जत तमाम दुनिया के मुसलमानों में फिर से लौटती हुई नज़र आ रही है। बात अगर ईरान के उसी ट्रेन की बात करूं जो रूस और ईरान के बीच चलने वाली है, इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नाम खुद लिया। उन्होंने कहा कि रशिया से मुंबई सिर्फ अब 10 दिनों में पहुंचा जा सकता है। Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия север-юг, частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мубаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым... ईरान और रूस के बीच कई तरह की डील हो रही है। टॉप डिप्लोमेट आए हैं ईरान, जो कि गैस, तेल और ईंधन के क्षेत्रों पर ईरान से बात कर रहे हैं। उधर ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने तमाम मीटिंग्स के बाद कहा है कि रशिया ईरान के 6 ऑयल फील्ड पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। रूस का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो बैंक है, वो अपना बैंक ईरान में, तेहरान में खोलने के लिए लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि इसी 1-2 हफ्ते के अंदर अपना ये बैंक ईरान में रशिया खोल लेगा। ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगी हैं, लेकिन ईरान ने पाबंदियों के ऊपर थूकते हुए पिछले 6 महीने में 16 मिलियन बैरल तेल सीरिया को पहुंचा दिया है। उधर ईरान और पाकिस्तान भी करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच काफ़ी बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें 2 अहम बातें आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर मार्केट खोलेंगे, बॉर्डर पर जो बिजनेस है उसको प्रमोट करेंगे। साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ बिजली, जी हाँ, शेयर करेंगे।
पाकिस्तान में लोड शेडिंग यानी बिजली की काफी दिक्कतें हैं, उसको अब ईरान से बिजली लेने में भी इंटरेस्ट है। उधर ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर जो इस वक्त सऊदी अरब के रियाद में हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने 3 अहम मुद्दों पर सऊदी अरब से बात की है, जिसमें पहला है हज का मुद्दा, दूसरा है बैंकिंग सिस्टम और तीसरा है फ्लाइट, जो कि काफ़ी ईरान और सऊदी अरब के बीच कम फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम है। तो हम इन 3 मुद्दों पर लगातार सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। इजिप्ट और ईरान भी काफ़ी तेज़ी से करीब आ रहे हैं, बल्कि इजिप्ट तेज़ी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तो इजरायली रिपोर्ट के अनुसार इजराइल खुद कोशिश कर रहा है और इजिप्ट पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान से आप नॉर्मलाइजेशन न करें। उधर दोस्तों, ताज़ा तस्वीरों में आप देखेंगे ईरान के अधिकारी सिस्तान और बलूचिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इसी इलाके में जो अफगानिस्तान से पानी आता है उस पानी को रोका गया है अमेरिका के इशारे पर, और ईरान में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लतें हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन की नेबुलस यूनिवर्सिटी में चुनाव था। इस चुनाव में 2 पार्टी खड़ी हुई थी, महमूद अब्बास की पार्टी फिलिस्तीन अथॉरिटी की और हमास की पार्टी। आसान शब्दों में हमास की पार्टी जीत गई है। अब दोस्तों, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर इजराइल ने जो 5 दिन तक लगातार हमला किया, उसमें 33 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए और 2500 गाजा के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उधर इजराइल ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में घुसपैठ करते हुए रेड करी, जिस रेड के दौरान 80 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए। इसके अलावा सिलवान का ये घर है, फिलिस्तीन के सिलवान के इलाके में, उसमें एक फिलिस्तीनी परिवार के घर को तोड़कर फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है। दोस्तों, नेबुलस के अंदर रेड करी थी इजराइल ने, उस रेड के दौरान फिलिस्तीनी के घर में आग भी लग गई थी। अब आपको बड़ी खबर बताना चाहूँगा, अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि ईरान पर अटैक करने की हम दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसके तहत हम दोनों मिलकर हमला करेंगे। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के साथ इस एग्रीमेंट को करने से अपना हाथ पीछे रखा। वजह यह है कि अगर इस एग्रीमेंट में आ गया तो अमेरिका के साथ इसके हाथ बंध जाएंगे, फिर यह अकेला हमला इजराइल नहीं कर पाएगा ईरान पर। अगर अमेरिका फिर बाद में मना करेगा कि अभी हमला मत करो या हमला ना करो, तो इजराइल को अमेरिका की बात माननी होगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट में होगा। इसी वजह से ये एग्रीमेंट में साइन नहीं किया इजराइल ने, ताकि अपने मन मुताबिक जब वो चाहे ईरान पर हमला कर दे। उधर दोस्तों, आज के दिन ही इजराइल में फ्लैग मार्च होने वाला है, जो फ्लैग मार्च ज़बरदस्ती, जैसे भारत में बहुसंख्यक समाज के झुंड निकलते हैं और मस्जिदों को और मुसलमानों के इलाके में ज़बरदस्ती रैलियां लेके जाते हैं, ठीक वही यहूदी करने वाले हैं और मुसलमानों के इलाके में जाकर मुसलमानों को उकसाने वाले हैं। इस पर फिलिस्तीन ने साफ कह दिया है कि आग में घी डालने वाला काम इजराइल कर रहा है। इसके बाद गजा के लड़ाकुओं ने भी धमकी दी है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो हम बैलून अटैक इजराइल पर करेंगे। और ये बैलून अटैक छोटा मोटा नहीं होता है, देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये फूटता है जहां पर, वहां आग लग जाती है। इन तमाम धमकियों के बाद इजराइल ने सफाई दी है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ईरान, और ईरान के साथी झूठी खबरें फैला रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा में हमारा फ्लैग मार्च नहीं जाएगा, हमारा फ्लैग मार्च मुसलमानों के इलाकों से जाएगा। उधर दोस्तों, इजराइल ने सीरिया के अंदर फाइटर जेट से पर्चे गिराए हैं, नोट गिराया है। उस नोट पर लिखा है, यानी उस पन्नों पर लिखा है कि अगर सीरिया में हिजबुल्लाह की मौजूदगी हुई तो हम हमला करेंगे। यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ये यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका झुकाव अब चाइना, ईरान और रशिया की तरफ हो रहा है और अमेरिका से इनका मुंह फिर रहा है। इसी वजह को देखते हुए अमेरिका टेंशन में आ गया है और अमेरिका ने इनको ऑफिशियली इनवाइट किया है
ताकि इनको पुचकार सकें। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका मनहूस ने ठगा नहीं। दोस्तों, जहां सबसे ज्यादा ललक फुदक कर कह रहा था सीरिया से नॉर्मलाइजेशन मत करो, सीरिया से नॉर्मलाइजेशन मत करो, जो भी सीरिया से नॉर्मलाइजेशन करेगा हम उस पर पाबंदी लगा देंगे, इधर सीरिया से चुपके चुपके चोरी चोरी बात कर रहा है खुद अमेरिका। जी हाँ मेरे दोस्तों, ओमान में अमेरिका सीरिया से बात कर रहा है बगैरत। उधर आर्मीनिया अजरबैजान सुधर नहीं सकते। अजरबैजान ने बमबारी की है बॉर्डर पर आर्मीनिया के, तो आर्मीनिया का एक सैनिक मारा गया है। मिडिल ईस्ट में आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और ये बारकोड है भैया इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में भी साथ में याद रखिए। जय हिंद।